हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 13 नवंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। ये इंपॉर्टेंट है खबर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये इंपॉर्टेंट खबर है। बाकी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को भी यहाँ पर जो है वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलें। लिखा हुआ है सबसे पहले आर्टिकल यहाँ पर है, पर्सनलाइज्ड सेल एडिटिंग यूज टू ट्रीट कैंसर पेशेंट। आपको पता है कि जो ह्यूमन है उसके अंदर में आपका जो कैंसर है वो सेल के रूप में यहाँ पर बन जाता है। तो दिस कॉल्ड कैंसर सेल्स। ओके, तो उन कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करना, उनको ख़त्म करना, ये सब जो काम है वो सेल थेरेपी के थ्रू किया जाता है। और इस पर्टिकुलर थेरेपी का एक नाम भी है जिसको कहते हैं सीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी। ओके, तो ये बेसिकली यूपीएससी सिलेबस का पार्ट हो जाती है। यहाँ पर इस थेरेपी के बारे में बात नहीं की गई है, बट हम देखते हैं कि क्या इस थेरेपी के अंदर में यहाँ पर होता है। तो आर्टिकल में देखो क्या लिखा हुआ है कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में आप सभी ने यहाँ पर सुना होगा। जीन को एडिटिंग करने के लिए ये एक टेक्नोलॉजी के रूप में वर्क करती है, क्रिस्पर। ओके, और पहली बार इसमें यहाँ पर ये हुआ है कि हमने जीन्स को इंसर्ट किया है। वर्ड लिखा हुआ है इंसर्ट। ओके, तो जीन्स को इंसर्ट किया है जिससे कि हमारी जो इम्यून सेल हैं वो कैंसर सेल पर अटैक करना शुरू कर देंगी। तो ये जो सब सिस्टम है ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, ये आपकी जो थेरेपी है इसका नाम मैंने बताया आपको, सीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ओके, थेरेपी है, इसको टी लगा करके इसको थेरेपी कहते हैं। टी सेल थेरेपी मतलब टी सेल आपकी इम्यून सेल्स यहाँ पर होती हैं। ओके, तो आपका क्या है कि जो कैंसर पेशेंट है उसकी प्रोसेस यहाँ से शुरू होगी। तो सबसे पहले जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो आपका ब्लड लेंगे, ब्लड में से टी सेल्स को निकालेंगे, बाकी का ब्लड जो है वो वापस डाल दिया जाएगा या उसका कुछ और किया जाएगा। तो टी सेल्स को आपके शरीर से सेपरेट कर लेते हैं और उसको रिमूव कर लेते हैं। फिर टी सेल को जेनेटिकली अल्टर करते हैं, और जेनेटिकली अल्टर करने का मतलब है कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर किया गया है। और इसको अल्टर करने के बाद इसके अंदर हम स्पेशल रिसेप्टर डाल देते हैं जिनको सीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कहा जाता है, यानी कि कार कहा जाता है। आप देख सकते हो कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इस जीन के अंदर में, ये स्पेशल जीन के रूप में एडिट यहाँ पर किया गया है और ये इसमें इंसर्ट किया गया है। ये इसमें इंसर्ट किया गया है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि इसको अब यहाँ पर इंसर्ट किया गया है। अब तक अगर हम देखें तो क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर में जो कैंसर के अगेंस्ट में इम्यून सेल को एक्टिवेट करने के लिए हम स्पेसिफिक जीन्स को रिमूव करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है वो यहाँ पर इंसर्ट करके इस थेरेपी को मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो अब देखो, ये हमने यहाँ पर स्पेशल तरीके से जो कह सकते हैं कि जीन यहाँ पर एडिट कर दिए, तो ये बन गया आपका सीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। और ये सेल्स आपके शरीर के अंदर में डाल दी जाती हैं। फिर ये मल्टीप्लिकेशन इनका यहाँ पर होता है और ये मिलियंस में यहाँ पर ग्रो हो जाती हैं। ओके, और इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले कीमोथेरेपी दी जाती है। तो कीमोथेरेपी प्लस दिस CAR-T सेल थेरेपी जो है ये सब सिमिलर टाइप है, मतलब एक के बाद एक यहाँ पर दी। पहले कीमोथेरेपी दी जाएगी, उसके बाद ये टी सेल जो कि जेनेटिकली अल्टर की हैं इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे। और फिर जो आपके शरीर में नई तरीके की सीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स यहाँ पर बन गई, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में बहनी शुरू हो जाएंगी और ये आपकी कैंसर सेल्स को ख़त्म करने का काम यहाँ पर करेंगी। इनमें खास बात ये होती है कि ये कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर लेती हैं, और जो नॉर्मल सेल्स होती हैं जो कि अदर देन यू कैन से कैंसर सेल हैं, ओके, तो कैंसर सेल से जो दूसरी सेल्स हैं उनको यहाँ पर छोड़ देती है। तो ये जो खास बात है कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करने की, ये काफ़ी ज़रूरी यहाँ पर हो जाती है। तो क्रिस्पर जो है वो स्पेसिफिक जीन्स को हम यहाँ पर हटा करके, ये तो काम कर ही रहे थे, यू कैन सी हियर रिमूव, बट अब जो है वो हमने इसके अंदर में इंसर्शन का काम जो है वो यहाँ पर किया है। तो ये जो है वो आपकी पेशेंट की कैंसर सेल को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकती है और उस पर पर्टिकुलरली टारगेट यहाँ पर कर सकती है। तो देखो लिखा हुआ है कि व्हेन इन्फ्यूज्ड बैक टू द पेशेंट, मतलब टी सेल निकाली, उसको मॉडिफाई किया, जेनेटिकली अल्टर किया, सीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर तैयार किए, मल्टीप्लिकेशन किया और ब्लड के अंदर में डाल दिया। तो जब बैक यहाँ पर किया गया, पेशेंट के अंदर में इन्फ्यूज़ किया गया, तो ये जो क्रिस्पर से इंजीनियर्ड इम्यून सेल होंगी, टी सेल्स जो कि अब जेनेटिकली अल्टर हो चुकी हैं, वो यहाँ पर कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करती हैं और उनको ख़त्म करने का काम करती हैं। ये सब पार्ट सेल थेरेपी का है। मैंने समझाया कि सेल थेरेपी किस तरीके से यहाँ पर वर्क करेगी। ओके, तो टी सेल्स को यहाँ पर निकाला जाता है, नॉर्मल सेल्स को छोड़ देते हैं। कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टी सेल्स के अंदर में जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस यहाँ पर किए जाते हैं दिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, डेट्स कॉल्ड द क्रिस्पर। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब याद रखना कि हर एक इंसान के अंदर में जो अब बेसिकली इम्यून सेल्स हैं वो यहाँ पर अलग अलग होती हैं। तो उसमें टी सेल्स निकल करके आएंगी, फिर
उनकी अपनी क्षमता यहाँ पर होगी। फिर उस क्षमता के हिसाब से आप देखोगे कि चेंजेस, जेनेटिकली चेंजेस यहाँ पर किए जाएंगे। तो हर पर्सन के अंदर में जिस तरीके की इम्यून सिस्टम की सेल होंगी, उस तरीके के रिसेप्टर्स बनेंगे, उसी तरीके की कैंसर सेल्स को टारगेट करने की क्षमता उनके अंदर में डेवलप होगी। तो यही चीज़ जो है वो आपकी सेल थेरेपी के रूप में कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल यहाँ पर की जाती है। ओके, इसके अलावा ये सब मैंने आपको क्लियर किया। आपको थ्योरी पढ़नी है, आप यहाँ से देखिए लिखा हुआ है कि आफ्टर आइसोलेशन द इम्यून रिसेप्टर्स आर यूज टू रीडायरेक्ट इम्यून सेल के अंदर में दोबारा से डाले जाते हैं जिससे कि उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। और फिर ये क्रिस्पर, मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो तो है ही, लेकिन मैंने आपको जो चीज़ क्लियर की उस इमेज के थ्रू, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हो जाती है। ओके, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और कैंसर के ट्रीटमेंट में फ़ायदा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। हम खुद की जो इम्यून सेल है उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके इस तरीके से जो है वो पेशेंट की खुद की जो कैंसर सेल्स हैं उनको यहाँ पर ख़त्म करने में मदद यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ जो है इसको कह सकते हैं, खुद की का मतलब हो जाता है पर्सनलाइज्ड। तो ये तरीके से पर्सनलाइज्ड सेल ट्रीटमेंट के रूप में उभर करके आया कैंसर के लिए, और क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ यहाँ पर किया गया है। और ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। और ये जो है लगभग 16 पेशेंट्स के ऊपर पे इसको पहले टेस्ट भी किया गया, उसके बाद ही निष्कर्ष जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई इजीली किया जा सकता है नॉर्मल सेल्स की तुलना में। हालांकि ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं, बट आप समझो कि इनकी शेप जो है वो इरेगुलर होती है। तो इम्यून सेल्स ईजिली आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि भाई हमारी जो नॉर्मल सेल हैं वो रहनी चाहिए और जो कैंसर सेल हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। और इनको ख़त्म करने के लिए हमने सीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी का इस्तेमाल किया, जो कि मैंने आपको समझाई कि किस तरीके से वर्क करती है। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर एक छोटे आर्टिकल में दिखाया गया है कि ग्रीनलैंड की जो आइस स्ट्रीम है। ओके, बेसिकली आप ये देखो कि ये पूरा ग्रीनलैंड का मैप है साइड में। इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, सिंपल सी बात है। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट का इस हिस्से को हम यहाँ पर कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड आइस स्ट्रीम। ओके, ये बेसिकली आइस शीट का पार्ट है, ये बहुत तेज़ी से पिघल रही हैं चीज़ें, बट इसका जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है ये बहुत ही तेज़ी से पिघल रहा है। और यहाँ पर अब ये उम्मीद है कि 2100 तक, सन 2100 तक जो ये वाला हिस्सा है पूरा, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सी का जो लेवल है वो 15.5 बढ़ जाएगा। ये इतना है जितना कि पिछले 50 सालों में पूरी ग्रीनलैंड की जो आइस शीट है वो यहाँ पर पिघली है। ओके, तो आप देखो कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर बढ़ रही है, तो ये बिल्कुल भी सही यहाँ पर नहीं है। तो पूरा का पूरा ग्रीनलैंड जो आइस शीट है लगभग 12% तक श्रिंक होने के चांसेस यहाँ पर हैं, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट की जो ग्रीनलैंड आइस स्ट्रीम है ये पूरी तरीके से पिघल जाएगी। आप देख सकते हो इमेज में भी टेम्परेचर यहाँ पर हाई है। ओके, टेम्परेचर हाई है, देख लो रेड रंग दिखाया गया है पूरा। तो ये बहुत तेज़ी से यहाँ पर जो है वो पिघल रही है। इसके बाद आगे बात करें तो लिखा हुआ है कि लैंड चेंजेस और सी यूज चेंजेस, मतलब गलत तरीके से जो धरती है या फिर मेराइन रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करना, अर्बनाइजेशन है, एग्रीकल्चर कह सकते हैं एक्सपेंशन है। ओके, या जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनको ख़त्म करना है, तो वो सब जो हैं उनको कहते हैं लैंड या सी यूज़ चेंजेस। इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल होगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सब एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर हैं और इसमें आप देखो कि ओशंस भी तबाह हो रहे हैं और जो लैंड इकोसिस्टम है लाइक वेटलैंड्स वगैरह हैं या फॉरेस्ट हैं वो भी यहाँ पर ख़त्म जो है वो हो रहे हैं। तो वहाँ पर रहने वाली जो अलग अलग तरीके की स्पीसीज़ हैं वो भी यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं और इनको हमें रोकने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा यूएस के अंदर में ई सिगरेट का जो यूज़ है, एडिक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है स्टूडेंट्स के अंदर में। तो लगभग इतने सब स्टूडेंट्स पर स्टडी की गई तो पता चला कि ई सिगरेट का यूज़ जो है वो यहाँ पर बढ़ गया है। ओके, तो 2019 से मोर ई सिगरेट यूज़र्स आ गए हैं कंपेयर टू द टोबैको, और ये सब यूएस की स्टडी है तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आर्टिकल आ जाता है, इसमें लिखा हुआ है कि मंकी पॉक्स के जो वायरस हैं उसमें प्री सिम्टोमेटिक स्प्रेड देखने के लिए मिला है, मतलब सिम्टम्स अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, उससे पहले लगभग 4 दिन पहले ही मंकी पॉक्स वायरस जो है वो इन्फेक्ट करना शुरू कर रहा है। तो इन्फेक्शन के 4 दिन बाद सिम्टम्स आ रहे हैं, 4 दिन के बाद सिम्टम्स आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड सब्सटेंशियल प्री सिम्टोमेटिक मंकी पॉक्स स्प्रेड, और ये फैल भी रहा है। तो ये निकल करके आया है। हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके, अक्टूबर, इन सब महीनों के अंदर में मंकी पॉक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा
कैसे फैलता है, MSM के थ्रू फैलता है, हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि इसके कुछ सब लीनिएजेस हैं, A1 B2, इंडिया में कौन सा फैला। हमने ये भी पढ़ा कि एंडेमिक कंट्रीज़ कौन सी हैं, नॉन एंडेमिक कंट्रीज़ कौन सी हैं। हमने ये भी पढ़ा एशिया में कहाँ फैल रहा है और कैसे फैल रहा है। हमने ये भी पढ़ा कि इंडिया में किस तरीके से इसको जो है वो इसका पहला केस कहाँ मिला और किस तरीके से रोका जा रहा है, वैक्सीन कौन सी अवेलेबल है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स। जो लोग नए हैं अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप जो हैं वो करीब अगस्त वगैरह की जो यहाँ पर ये पेज है उसको यहाँ पर जो है वो देखने की कोशिश करें, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि दोबारा पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है, अभी इसका जो कह सकते हैं कि न्यूज़ में आना है वो भी कम हो गया है, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने पढ़ ली। ये हमारे किसी काम के नहीं है, आपको इसमें से एक भी पॉइंट कवर नहीं करना है। जस्ट एक सिंपल सी पॉइंट है कि प्री सिम्टोमेटिक केसेस जो हैं वो 4 दिन पहले ही दिखाई दे रहे हैं और वो फैल भी रहे हैं, बस बात ख़त्म हो गई। इसके अलावा आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में, जो कि वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स के थ्रू लिया जाता है। अगर हम बात करें तो जहाँ पर भी हम रहते हैं, जैसी भी जगह है, वहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ ढूंढते हैं वाटर टेबल। हमारे मतलब वाटर टेबल कितनी है, वाटर टेबल क्या मतलब जो ग्राउंड वाटर है वो धरती के कितना नीचे है। जितना ज़्यादा नीचे होगा उतना ही डिफ़िकल्ट होगा वाटर को ऊपर निकालना। ओके, तो ग्राउंड टेबल जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, मतलब जितना हो सके वो पृथ्वी के जो आपका तल है उसके पास में हो। ओके, यानी कि वाटर टेबल की दूरी कम होनी चाहिए आपकी पृथ्वी से। तो ये बात है कि ग्राउंड वाटर सही है। लेकिन हाल ही के समय में जो वाटर टेबल है ये लगातार नीचे जा रही है, यानी कि पानी जो है वो धरातल में कम होता चला जा रहा है और ये दिखाता है कि वाटर टेबल डिक्लाइन हो रही है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमारे आप देखो कि पृथ्वी के नीचे ग्राउंड वाटर है, उसके स्टोरेज हैं, एक्यूफर्स हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि वाटर का सोर्स है एग्रीकल्चर के लिए भी और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी। ओके, तो ग्राउंड वाटर एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। दुनिया की 1/4 के करीब पॉपुलेशन जो है उसका वाटर सोर्स है। एग्रीकल्चर में वाटर का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर जो यूज़र है। लगभग 250 क्यूबिक किलोमीटर के करीब वाटर जो है वो 2017 में लिया गया, जिसमें से 90% तो इरिगेशन में ही खर्च कर दिया गया। बाकी का कुछ इंडस्ट्रियल यूज़ और हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया गया। इंडिया की इकोनॉमी भी एग्रेरियन इकोनॉमी है, जिसमें इंडो गैंगेटिक प्लेन जो हैं वो भारी मात्रा में ग्राउंड वाटर पर डिपेंड है। ग्राउंड वाटर पर डिपेंड होने के कारण वहाँ के जो रीजन्स हैं, लाइक पंजाब है, हरियाणा है, या फिर आपका कह सकते हैं वेस्टर्न यूपी है, या फिर आपका राजस्थान है, तो वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं ख़त्म हो रहा है। धीरे धीरे उसकी जो वाटर टेबल है वो यहाँ पर नीचे जा रही है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर में भी हमने भारी ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जो इन एरियाज़ की वाटर टेबल है वो और भी ज़्यादा नीचे चली गई। नीचे जाने की वजह से हमको पंप्स का इस्तेमाल करना पड़ा पानी को ऊपर खींचने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द सबमर्सिबल पंप्स। ओके, सबमर्सिबल पंप्स जो होते हैं इनका इस्तेमाल करना पड़ा। ये कैरोसिन से चले, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब यहाँ पर हो गई, क्योंकि एक तो हमने यहाँ पर CO2 रिलीज़ की वातावरण में, और उसके अलावा हमने जो है वो ग्राउंड टेबल को और नीचे पहुँचा दिया। तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई। तो हमें सैटेलाइट वगैरह से सब पता लगा है कि भाई ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लोकल लेवल वाटर टेबल भी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। आप देखो कि द एवरेज रेट ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्लाइन इन द पार्ट ऑफ द ईयर इंडिया हैज़ बीन 1.4 सेंटीमीटर पर ईयर इन दिस सेंचुरी। तो इस सेंचुरी में एक साल में 1.4 सेंटीमीटर वाटर टेबल का डिक्लाइन ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर में यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ जगहों का पानी जो है वो ब्रैकिश हो जा रहा है, वो कि पीने योग्य नहीं है। ओके, तो हमें इस वाटर टेबल को बढ़ाना होगा, वाटर टेबल को उठाना होगा, ताकि धरातल के पास में रहे, पृथ्वी के पास में रहे। ओके, हम ज़्यादा गहराई में जो है वो बोरिंग वगैरह ना करनी पड़े इन सब चीज़ों के लिए। तो इसके लिए हमने जो है वो रेनफॉल से वाटर टेबल को रिचार्ज किया जाता है। पानी पड़ेगा, धरती पानी को सोखेगी और वाटर टेबल ऊपर उठेगी, या रिवर्स वगैरह जो अंडरग्राउंड यहाँ पर पानी जाएगा वो सब जो है वो रिचार्ज करने के काम में आएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कनाल्स जो हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ की गई, जो कि वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर बनाई गई। और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो कंट्री के अलग अलग हिस्सों में कनाल वर्क के ज़रिए जो पानी लीकेज यहाँ पर हुआ वो सब ग्राउंड वाटर लेवल को मजबूत करने के काम में आया। उससे हम जो है वो ग्राउंड टेबल को रिचार्ज कर पाए, इतना भारी नहीं लेकिन कर पाए। इसके अलावा हम देखें यहाँ पर तो एक्यूफर जो कंट्रीज़ के अंदर में मौजूद हैं, और वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ कम्युनिटी बेस्ड मूवमेंट्स ने भी यहाँ पर किया है,
जिन्होंने ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करने में मदद की। कम्युनिटीज साथ में आई, जैसे सौराष्ट्र रीजन के अंदर में उन्होंने बहुत सारे चेक डैम्स बनाए। चेक डैम्स बनाने का फ़ायदा ये है कि सीजनल रिवर से फ्लड की कंडीशन रुक जाती हैं, इरोजन रुक जाता है और जो एक्सेसिव वाटर है वो अंडरग्राउंड चला जाता है, जिससे कि ग्राउंड वाटर का रिचार्ज यहाँ पर होता है। तो इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो पाया और सॉइल इरोजन भी नहीं हुआ, जो कि फ्लड्स के कारण यहाँ पर होता। इसके अलावा बोरी बंस का भी इस्तेमाल किया गया। बोरी बंस कुछ नहीं है, मिट्टी की बोरियाँ होती हैं, उनको आप रिवर स्ट्रीम के बीचों बीच रख देते हो, तो उनसे पानी यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है और उससे जो है वो रेन वाटर रन ऑफ को रोका जा सकता है। जो पानी बह करके बर्बाद होता उसको जो है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये रिकवरी जो है वो स्लोली है। कुछ स्मॉल स्केल वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लाइक दिस बोरी बंद है या अदर थिंग्स हैं। ओके, तो इनसे थोड़ा सा फ़ायदा तो यहाँ पर होता है। जैसे हम देखें सौराष्ट्र रीजन के अंदर में इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन इस जैसे और रीजन जो हैं, जैसे मराठवाड़ा रीजन है या विदर्भ रीजन है, उनमें इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई। ओके, तो सौराष्ट्र रीजन से हमें यहाँ पर कुछ सीखना चाहिए। तो लिखा हुआ है रिकवरिंग स्लो, लेकिन फ़ायदा तो होता है। ओके, तो ये जो है रिचार्ज में काफ़ी फ़ायदा है। तो अब बाकी के जो एरियाज़ हैं वो भी अपना एक एक्यूफर रिचार्ज प्रोग्राम यहाँ पर सब शुरू कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का अपना भी एक्यूफर पूरी नेशनल पॉलिसी भी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसके अलावा कुछ पार्ट्स हैं कंट्री के जिनमें ग्राउंड वाटर के लेवल जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, और जैसे तमिलनाडु कर्नाटक के अंदर में है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्यूफर्स हैं वो क्रिस्टलाइन बेड रॉक के अंदर में लोकेटेड है। ऐसी जो रॉक होती हैं, ओके, उनमें वाटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रैक्स में पाया जाता है और फिशर्स में पाया जाता है, एज द रॉक इट सेल्फ इज़ नॉट पोरस, क्योंकि रॉक्स जो हैं वो पोरस नहीं होती, रॉक्स क्रिस्टलाइन होती हैं, तो उनमें जो है वो पानी स्टोर नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से एक्यूफर्स जो हैं वो वहाँ पर नहीं बन पाते। तो यहाँ पर जो है वो ग्राउंड वाटर काफ़ी कम है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और इन सर्कमस्टेंसेज में आपको टैंक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है या पॉन्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनसे ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं हो पाता। तो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज इन एरियाज़ में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन एरियाज़ के नीचे में क्रिस्टलाइन बेडरॉक है। बेसिकली ये चट्टान का टाइप यहाँ पर है, जिसमें पानी को होल्ड करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो रूरल एरियाज़ में रिचार्ज जो है वो रेनफॉल से होता है, इरिगेशन वगैरह से जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा कर सकते हैं, और अर्बन एरियाज़ के अंदर में भी हमको ये सब जो है वो करना चाहिए। लाइक अर्बन वेटलैंड्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर अर्बन फॉरेस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि ग्राउंड वाटर का रिचार्ज यहाँ पर हो सके। इसके बाद आगे चलें तो ये क्वेश्चन कॉर्नर हमारे किसी भी काम का नहीं हो जाता। इसमें वीडियो स्पाइडर के बारे में बताया गया है कि कैसे वो जो है वो मीटिंग के लिए जो स्पाइडर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। ये सब हमारे किसी काम का नहीं, और इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।